जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेट नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 5 पर अपना पकड़ बनाएंगे और जो भी क्वेश्चन बताएंगे स्क्रीन पर दिखेगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ओनली उसी क्वेश्चन को बता रहे हैं। यदि इस टाइप के क्वेश्चन को सीख जाते हैं तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपके आएंगे आप लोग लगा लेंगे। तो चलते हैं हम आपके क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है समीकरण x माइनस 1/x इक्वल में 3, x डज नॉट इक्वल टू 0। x डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यह होगा कि x जो है वह 0 के बराबर नहीं है। जो समीकरण दिया है लिख लेते हैं। दिया है x माइनस 1/x इक्वल में 3 दिया है। x डज नॉट इक्वल टू 0, जो x का मान होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा। x 0 के बराबर नहीं होगा तो किसके बराबर होगा? 1 2 3 4 5 6, या तो -1 -2 -3 हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। और कहा है इनके मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए यानी कि इसका मान ज्ञात करना है x के। तो चलते हैं x के मान ज्ञात करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 मान सकते हो ना, देखिए उसके बाद से समीकरण बना सकते हो, यानी कि इसका हर बराबर कर सकते हो। यानी कि इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, x स्क्वायर माइनस 1 बाई में हो जाएगा आपका x इक्वल में 3। तो ये गुणा भी करा सकते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल में 3x को इधर लाते हैं तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल में 0। बस इतना हो गया। अब गुणा करें, एक एक या एक गुणा करें कि एक हो। ठीक है, गुणा करने पर एक हो और जोड़ने घटाने पर 3 हो। तो कभी संभव है? कभी संभव नहीं है। एक गुणे एक बराबर एक, एक प्लस एक बराबर 2, जबकि 3 नहीं आएगा। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तब क्या करेंगे? तो सीधा 4, यानी कि सीधा 4 जी हमारे जिंदाबाद है। सीधा 4 जी हमारे क्या कहते हैं? x इक्वल में होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है बाई में 2a। ठीक है, जब सूत्र लिखवाए, जब पूछे तभी बताओ, जब नहीं पूछे तब मत बताओ। ठीक है ना। x इक्वल में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a होता है। तो जो जो मान दिया है इसका तुलना हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल में 0 से करेंगे। ठीक है, तो a बराबर में हमारा क्या हो जाएगा? a बराबर में 1। ठीक है, b बराबर में कितना हो जाएगा? -3। ठीक है, बताओगे c बराबर में कितना होगा? -1। ठीक है, तो x इक्वल में b के जगह पे हम लोग -3, तो यह ऑलरेडी आपका माइनस है तो हो जाएगा क्या? प्लस। तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर के जगह पर क्या है? -3, तो -3 का वर्ग हो जाएगा 9, डायरेक्ट किए हैं। -4, a का मान कितना? 1, c का मान कितना? -1। ठीक है निखिल, बाई में 2 गुणे 1, या x बराबर में हमारा हो जाएगा x बराबर में 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 9 माइनस यह माइनस है और यह माइनस है तो हो जाएगा प्लस 4। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा? नीचे कितना हो जाएगा? 2। तो x बराबर में 3 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 9 4 13 बट्टे में 2। एक बार धनात्मक चिन्ह लेते हैं। ठीक है, धनात्मक चिन्ह लेने पे, धनात्मक चिन्ह लेने पर जब धनात्मक चिन्ह लेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट में 13 बटे में 2। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा? देखिए 3 माइनस अंडर रूट में 13 बाई में 2। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों धनात्मक लिए हैं, क्यों ऋणात्मक लिए हैं? आपके दिमाग में चल रहा है तो हम बता रहे हैं, हम समझ रहे हैं आप लोग क्या सोच रहे हैं। देखिएगा इतना आपका मान आया है। अब यहाँ पर दिया है प्लस और माइनस दिया है ना, तो एक बार प्लस का चिन्ह लिए हैं। बातों को ध्यान से समझिएगा, इस माइनस को हटा देते हैं। देखिएगा
हम लिखा है क्या है, यह हमारा यहाँ तक सॉल्व हुआ है। अब यहाँ से लिखा है धन यानी कि धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर यानी कि यह प्लस है और यह माइनस है, तो यह माइनस वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यही प्लस माइनस था, अब क्या लिखे हैं ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो प्लस वाला नहीं लेंगे, बाकी वही, यानी कि प्लस और माइनस में ही दिक्कत है और कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो जब धनात्मक लेंगे तो यह प्लस वाला रहेगा, माइनस वाला नहीं। जब ऋणात्मक लेंगे तो प्लस वाला नहीं रहेगा, माइनस वाला रहेगा, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। आंसर मिला लेते हैं। आंसर इतना ही दिया है, आंसर आपका इतना ही दिया है, हाँ सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। दिया है, यह क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। यह क्वेश्चन जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़ के सुनाते हैं, आप लोग जान सकते हैं कि यह जो क्वेश्चन है कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए समझ में आया है। अब क्या अगला क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज में, क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज में जितना दिया है, एक लाइन पढ़ो, एक लाइन का आंसर दो, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए ध्यान से, इधर देखो, एक समकोण त्रिभुज तो क्या कहते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लिए, ठीक है। यह हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। अगला कंडीशन क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि सिद्ध करना है कि यह हमारा क्या है, कर्ण है, ठीक है। यह मेरा क्या है, कर्ण है। तो कर्ण जो होता है, सिद्ध करना है कि कर्ण का जो वर्ग होगा शेष दो भुजा के यानी कि लंब प्लस आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। यानी कि इसका जो मान लेते हैं, यहाँ ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, और दिखाना है कि इसमें जो आपका AC होगा, AC का वर्ग होगा वह AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के योग के बराबर होगा। जो AC का वर्ग होगा दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन बोला है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके आगे चलते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो इसको सिद्ध करना है कि हमें इतना ही सिद्ध करना है, या हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, या हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब बस इतना ही है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कोण B से हम लोग AC पर लंब डालते हैं। रचना में यही लिख देंगे, कोण B से AC पर लंब डाला, ठीक है। यह रचना के चरण हो जाएंगे, जहां पर मान लेते हैं यहाँ कोण कितना अंश का बनेगा और यहाँ कोण कितना अंश का बनेगा, लंब डाले हैं तो ये भी 90 अंश का, ठीक है, और ये भी 90 अंश का। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब हम लोग लेके चलते हैं, इसको मान लेते हैं ABC, इसको मान लेते हैं D बिंदु, ठीक है, ऐसे मान सकते हो। तो त्रिभुज हम लोग समरासन दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पहले समरूप दिखा देंगे, ठीक है ना। समरूप दिखाने का मतलब कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABC, ठीक है, पूरा वाला त्रिभुज लेके चले हैं, और त्रिभुज ABD में, ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में हम क्या दिखा सकते हैं कि आपका जो त्रिभुज ABC में और त्रिभुज ABD में आपका जो कोण A है, कोण A बराबर कोण A, यह क्या है, यह क्या है, कोण A बराबर में कोण A, पता है, नहीं पता है, देखिए उभयनिष्ठ है, बहुत सही, क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। यह हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है। यह ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, कोण A बराबर में कोण A, क्योंकि त्रिभुज ABC में आपका कोण आ रहा है, ABD में भी कोण A आ रहा है, ठीक है। और हम दिखा सकते हैं जो आपका AB भुजा है,
ए बी बराबर में त्रिभुज ए बी सी में और ए बी डी में, जो ए बी बराबर है ए बी हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है। यह दोनों, यह जो ए बी है दोनों त्रिभुज के लिए आ रहा है, ए बी सी में भी आ रहा है, ए बी डी में भी आ रहा है यहाँ। ठीक है, समझ में आ गया। तो सॉरी लाइट भाग चुकी थी इसलिए थोड़ा सा वीडियो रुक गया था। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो आप लोग भुजा दिखा सकते हैं, नहीं तो आप लोग कोण बी को भी दिखा सकते हैं समकोण। ठीक है ना, यहाँ से कोण बी को हम लोग समकोण दिखा देते हैं और अच्छा रहेगा। यानी कि हम लोग लिखेंगे कोण ए बी सी इक्वल में कोण ए डी बी क्या है हमारा 90 अंश का है। बताओ यह समझ में आया कि नहीं आया। देखिए जो कोण बी है ये भी हमारा समकोण है क्योंकि समकोण त्रिभुज में, और कोण डी जो है ये भी हमारा समकोण है क्योंकि यहाँ पर भी हमारा 90 अंश का कोण बन रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, समरूप होगा त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, किससे, ए यानी कि एंगल से, ठीक है। या यहां से यदि हमारा यह समरूप है तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि इसका जो हमारा कोण होगा यानी कि लंबवत में कोण, यानी कि या हम कह सकते हैं ए बी बाई में ए सी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिएगा हम क्या कह रहे हैं, ए बी बाई में ए सी लिख रहे हैं यानी कि लंबवत कोण ले रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी के लिए लंबवत कोण ले रहे हैं तो त्रिभुज ए बी डी में भी लंबवत कोण लेंगे। ठीक है ना, जब इसमें लंबवत कोण लिए हैं त्रिभुज ए बी सी में तो ए बी डी में भी हम लोग लंबवत कोण लेंगे। तो इसके साथ यह हमारा क्या है 90 अंश का है, तो 90 अंश के सामने भुजा यह हमारा कोण होगा। ठीक है, यह हमारा 90 अंश था। ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी में बी हमारा समकोण था यानी कि 90 अंश था, इसके सामने भुजा हमारा क्या था, कोण, यानी कि ए बी हमारा क्या था, इसको ए सी हमारा क्या था, कोण था। लेकिन सेम कंडीशन यहाँ पर भी यह हमारा 90 अंश का है तो 90 अंश के सामने की भुजा हमारा कोण होती है, तो यह हमारा क्या होगा, एडी हमारा क्या होगा, एडी लंब होगा। एडी क्या होगा, लंब एडी हमारा लंब होगा, इसके सामने की भुजा जो होगी हमारा क्या होगा, कोण होगा। यह स्टेप समझ में आया है। लंब बटा कोण दोनों में लिए हैं, त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा कोण और त्रिभुज ए बी डी में लंब बटा कोण। त्रिज्या गुणा करा सकते हो, यानी कि ए बी का वर्ग त्रिज्या गुणा कराओगे तो ए बी का वर्ग इक्वल में ए डी इंटू ए सी। ठीक है, इसको मान लेते हैं संख्या 1। पुनः त्रिभुज ए बी सी व बी डी सी में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अब इसके लिए हम क्या ले चले थे, लंब बटा कोण। तो इस त्रिभुज में हम लोग ले चलेंगे आधार बटा कोण। लेकिन पहले आप लोग समरूपासन दिखा दीजिए, सॉरी समरूपासन नहीं, समरूप दिखा दीजिए। क्या दिखा दीजिए, समरूप दिखा दीजिए। तो त्रिभुज ए बी सी में और बी सी डी में आपका कोण जो सी है, कोण सी बराबर कोण सी क्या है, लिखिए उभयनिष्ठ। सही है, यानी कि कोण सी हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है। और कोण बी जो है हमारा समकोण है और कोण डी भी समकोण है, यानी कि कोण ए बी सी इक्वल में कोण बी डी सी क्या है हमारा 90 अंश का है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी सी में। ठीक है ना, किससे, एंगल से, एंगल से। ठीक है ना, तो इतना हो गया। तो इसमें हम लोग ले चले हैं लंब बट्टा कोण, तो अब यहाँ पर ले चलेंगे आधार बट्टा कोण। ठीक है ना, इसमें साइन वाला पद लेके चले हैं, साइन मतलब लंब बट्टा कोण, इसमें कास वाला लेके चलते हैं। यानी कि त्रिभुज ए बी सी में
आपका आधार कौन सा है? त्रिभुज ए बी सी में आपका आधार कौन सा है? बी सी बट्टे में क्या चाहिए आपको? कोण। बी सी बट्टे में कोण यानी कि ए सी, ठीक है। इक्वल में बी सी बट्टे में ए सी हो गया, इतना समझ में आ गया। और इस त्रिभुज के लिए बी डी सी के लिए आपका लंब कौन सा होगा? देखिएगा देखिएगा कोण बताओ, कोण कौन सा होगा? 90 अंश है, 90 अंश के सामने भुजा या 90 अंश, यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है ना, 90 अंश के सामने भुजा, यह हमारा क्या हो जाएगा? कोण होगा। तो यानी कि हमें कोण तो पता हो गया बीसी। काश का क्या होता है? आधार बटा कोण होता है, तो आधार हो गया कोण हो गया, लेकिन इसमें कोण हमको पता हो गया है, इसमें कोण पता हो गया, लेकिन आधार कौन सा रहेगा? आधार डीसी सही, डीसी। तो ये पूरा करा सकते हो, बीसी का वर्ग इक्वल हो जाएगा एसी इंटू डीसी। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 धन 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो दायां पक्ष के साथ यानी कि ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग इक्वल में हो जाएगा ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू डी सी। कितना लिख सकते हो? अब इसमें ए डी है और इसमें ए सी है, यानी ए सी दोनों में कॉमन है, ए सी कॉमन कर लेते हैं, यानी ए सी कॉमन करेंगे तो यहाँ से ए डी प्लस के डी सी यही मिलेगा। ए डी प्लस के डी सी मिला है, ए डी प्लस के डी सी। तो ए डी प्लस के डी सी को क्या लिख सकते हैं? देखना ध्यान से, ए डी प्लस के डी सी को क्या लिख सकते हैं? ए सी सही है, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? ऊपर लिखे हैं ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, यानी कि ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग इक्वल में, यहाँ पर आपका ए सी है, ठीक है, लेकिन इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? ए सी लिखेंगे। यह हमारा ए सी हो गया, यानी कि ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग इक्वल में ए सी का वर्ग। बताओ यह समझ में आया है कि नहीं आया है? स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन आने दे कि और बताएं। चलिए और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अभी समय बहुत ज्यादा है। लाइट अब आ चुकी है, भागेगा नहीं, ठीक है ना? लाइट चली गई थी लेकिन अब नहीं भागेगा। तो और सारा क्वेश्चन देखते हैं, जितना भी क्वेश्चन आपका 4 नंबर में है, क्वेश्चन नंबर 5 के उसको पढ़ लेते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। निखिल जहां पर नहीं समझ में आएगा बोल देना कि नहीं समझ में आया है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन क्या है? आंसर पेपर कहाँ गया है? यहाँ पर जो अगला पेपर है इसको नहीं बताएंगे, सॉरी अगला जो क्वेश्चन है इसको नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कई चक्कर बता चुके हैं, बताने से कोई फायदा नहीं है। जोड़ घटाने बुरा भाग आप लोग कर लेंगे, यानी पहले के लेक्चर देखते आ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को देख लगा सकते हैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ यह बता देते हैं। साइन दिया है, साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश माइनस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश इक्वल में 1/2 के दिखाना है। और दिया है 10 52 अंश इंटू 10 60 अंश इंटू 10 38 अंश इंटू 10 30 अंश इक्वल में 1 के दिखाना है। 2 क्वेश्चन है, यह 2 नंबर में पूछा है और ये भी 2 नंबर में आपका पूछा है। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है? कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 और कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 माइनस
साइन 30 अंश के बाद 1/2 1/2, cos 60 अंश के बाद 1/2 1/2। यहाँ क्या है आपका गुणा चिन्ह है ना, तो गुणा कराएंगे तो कड़ी में 3 कड़ी में 3 3 1 3 यानी कि 3 होगा, और क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस ये भी आपका 4, ठीक है ना, हर बराबर है तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 बाई में 4 यानी कि 2 बाई में 4 इक्वल में 1 बाई में 2, दायां पक्ष, ठीक है ना, पूर्व दायां पक्ष आ गया। और उसके बाद से 10 52 अंश है और 10 38 अंश है। इन दोनों में से जब आपका कोण असमान हो, जिसका मान नहीं पता हो, ठीक है, देखिए यदि जिसका कोण का मान नहीं पता है उसको चेंज करो, चेंज करोगे तो कट जाएगा, ठीक है, इसीलिए वह दिया है, चेंज करोगे तो कट जाएगा। यानी कि 10 90 माइनस 38 लिख सकते हैं, साइन 60 सॉरी 10 60 अंश के बाद करीब 3, ठीक है, और 10 38 अंश इसको नहीं चेंज करते हैं, और 33 अंश के बाद 1/√3 इक्वल में 1, कड़ी में 3 को काटेगा और यह हमारा हो जाएगा काट 38 अंश, काट 38 इंटू 10 38 सॉरी 10 38 इक्वल में 1, यह दोनों कट के 1 हो जाएंगे, 1 बराबर 1, ठीक है। यही हमारा 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा था। अब सेट नंबर 6 का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। सेट नंबर 6 का 5वां क्वेश्चन क्या है, दिया है सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस √3 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको नहीं बताएंगे, ठीक है ना। 2 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कई चक्कर बता चुके हैं, बताने से कोई फायदा नहीं है, एक ही टाइप से यह लगेगा, तो आई होप कि इसको आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि काश थीटा बराबर 4/5 तो साइन थीटा इंटू काश थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, ठीक है। 4 नंबर में पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताते हैं। जो हमको ये लगता है कि यह क्वेश्चन बताना चाहिए, और यह क्वेश्चन जो क्वेश्चन बता दिए हैं कैलकुलेशन करना है तो वह तो आप लोग कर ही सकते हो। जैसे माध्य वाला क्वेश्चन है, बार बार बताने से कोई फायदा नहीं है, सूत्र एक ही है, लेकिन बस उसमें जोड़ घटा गुणा भाग ही करना है। इसमें क्या दिया है, काश थीटा बराबर 4/5 तो साइन थीटा इंटू काश थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, इसका मान चाहिए। तो काश थीटा का मान दिया है, ठीक है, तो यानी कि हमें आधार बटा कर दिया है, लंब नहीं पता है। लंब क्यों निकालेंगे, क्योंकि साइन में हमें लंब पता करना है। तो लंब ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिया है, ठीक है, दिया है काश थीटा बराबर 4/5 यानी कि यह हमारा आधार है, ठीक है, यह हमारा क्या है, कण है। तो हम लोग लंब निकाल लेंगे, तो लंब इक्वल में होता है √, में कण का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, 25 का हो जाएगा, यह हमारा 16 हो जाएगा, 9 हो जाएगा यानी कि 3। लंब कितना निकलेगा, 3। अब हमें साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है, यानी कि साइन थीटा साइन थीटा इंटू काश थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, सॉरी 10 स्क्वायर थीटा है, 10 स्क्वायर थीटा। साइन थीटा क्या होता है आपका, लंब बटा कण होता है ना, डायरेक्ट लिखते हैं। लंब कितना है हमारा, लंब 3 है, तो साइन का क्या होता है, लंब बटा कण, यानी कि 3/5 इंटू काश थीटा क्या होता है, 4/5 दिया है, 4/5 प्लस टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा 3/4 का होल वर्ग, वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, गुणा कराओ, 4 3 12, 12 बट्टे में कितना हो जाएगा 25 प्लस 9 बट्टे में कितना हो जाएगा 16, सही है। 4 नंबर में क्वेश्चन इसलिए दिया है
कि यहाँ से आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ से हर बराबर करेंगे तभी ना लगेगा। तो यहाँ से कैसे लगाएंगे, 12/25 यहाँ से लगा सकते हो, लिखिए 9/16। हम क्या करेंगे, तीजे गुणा करा देंगे, 12 गुणे 16 प्लस 9 गुणे 25 बट्टे में कितना हो जाएगा, 25 गुणे 16 गुणा कराएंगे, जो भी आंसर आएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से नहीं बताएंगे। 4 नंबर में क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो। यहाँ से 12 का गुणा 16 में करना, उसके बाद से 25 का गुणा 9 में करना, जोड़ देना, उसके बाद से इसका गुणा कर देना, जो भी आंसर आएगा आपका आंसर हो जाएगा। आंसर बता दें क्या कितना दिया है, देखकर बता देते हैं हम भी। 5वां का दिया है 25 यानी कि नीचे 400 होगा, हाँ 400 और ऊपर कितना हो जाएगा 367, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका सही है। आंसर इतना होगा, लेकिन अभी पूरा कैलकुलेशन नहीं किए हैं। आप लोग इतना काम कर सकते हो। सही है, गलत है कि सही है? सही है, सही है ना। तो इसको रब करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है यदि बिंदु a,0 और b, 0,b तथा 1-1 संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि 1/a माइनस 1/b इक्वल में 1 होगा। मस्त क्वेश्चन है, इसको लगाते हैं। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में कि 2 नंबर में आया था, शायद बताए थे, 2 बार यहाँ आ गया क्वेश्चन। तीसरे चक्कर जा रहे हैं बताने इस क्वेश्चन को। लेकिन यहाँ पर देखना कुछ और सिद्ध करने के लिए दिया है बिंदु, मान लेते हैं a बराबर में दिया है a, 0, b बराबर में कितना दिया है 0, b और मान लेते हैं c बराबर में 1, -1। तो सिद्ध करना है 1/a माइनस 1/b इक्वल में 1। यह हमारा हो गया जब यह बिंदु हमारा क्या है, संरेख हो, यानी कि बिंदु a, बिंदु b और बिंदु c क्या हो, तीनों एक ही रेखा पर हो, यानी कि संरेख हो। संरेख का कंडीशन क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल में 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इतना हो गया। उसके बाद से त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और x1 का मान कितना होगा, x1 का मान a, y2 का मान b और y3 के मान -1 ऑलरेडी -1 कितना हो जाएगा +1, ठीक है। आप लोग छाट सकते हो, ऐसे काम कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ऐसे काम कर लोगे, हम दिखा देते हैं ऐसे काम करके तो बहुत अच्छा रहेगा। a 0 1, ठीक है, y1 का मान, y2 का मान और y3 का मान। y1 का मान 0, b और -1 प्लस x2 का मान 0, तो यह 0, तो इसमें कुछ भी रहेगा तो 0 हो जाएगा। प्लस x3 का मान कितना 1 और y1 का मान कितना 0 माइनस b, कितना हो गया देखिए। अब गुणा करा लेते हैं, यानी कि ab प्लस में a और गुणा कराएंगे तो यह हमारा -b हो जाएगा। सही है, देख लेते हैं ab हो जाएगा और ये हो गया, सही है। और इसका गुणा कराएंगे तो माइनस के b सही है कि नहीं, सही है, माइनस के b। अब हम क्या करते हैं, ए बी को इधर आने देते हैं, बाकी सब टर्म को इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये किस में है, प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस ए और प्लस बी इक्वल में ए बी। कितना हो गया, हमें सिर्फ क्या करना है 1/a जो कि है आपका प्लस, आपका a जो होगा
वो हम माइनस में होगा और बी क्या होगा आपका प्लस में होगा। देखते हैं आगे, या तो क्या कीजिए माइनस कॉमन कर लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका कुछ गलती है, का बी का मान माइनस में नहीं नोट किया है, 1 कामा -1, ठीक है। एक बार मिला लेते हैं, x1 का मान a, ठीक है, और y2 का मान b का मान, यह माइनस ऑलरेडी है और यह माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, सही है। इसमें कोई भी पद आएगा 0 हो जाएगा। x3 का मान कितना है, 1 है, 1 हो गया। y1 का मान 0 कामा b, सही है। तो ये पूरा जब पूरा कराएंगे हम लोग ए बी प्लस के a, ठीक है, और माइनस के हो जाएगा आपका b। हम लोग क्या करते हैं, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपका जो इक्वेशन है लगता है कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं गलत है। नहीं, आपका दिया है माइनस और 1 माइनस दिया है, 1, इसमें गलती हो सकता है, ठीक है। 1 हो सकता है, 1 हो सकता है। चलते हैं देखते हैं, हो जाएगा आपका माइनस a। क्या करते हैं, दोनों पक्षों में हम लोग भाग कर देते हैं, ए बी, ठीक है। दोनों पक्षों में ए बी से भाग करेंगे तो माइनस a अपान में ए बी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बताए हुए हैं, b अपान में ए बी इक्वल में ए बी अपान में ए बी, ठीक है। यह कट जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ से आपका माइनस 1 अपान कितना हो जाएगा, ए कटेगा तो 1 अपान बी बचेगा और प्लस 1 अपान ए बचेगा। आ तो गया 1 अपान में ए माइनस 1 अपान में बी इक्वल में 1। यही सिद्ध करता था क्या, प्रूव हो गया। जो अगला क्वेश्चन बताते हैं वह कुछ और था, ठीक है ना। यह आपका 1 क्या था, दोनों प्लस में था, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका माइनस है, ये भी क्वेश्चन सही है और वो भी क्वेश्चन आपका सही था, क्योंकि वहां पर हमें यहाँ प्लस सिद्ध करना था, ठीक है ना। यहाँ पर हमें प्लस सिद्ध करना था, हमें लगा है कहीं दिक्कत है का। यह क्वेश्चन हो गया। और घ नंबर क्वेश्चन जो है ये भी और आपका किससे आ गया, माध्य वाले क्वेश्चन से आ गया, इससे भी नहीं बताएंगे। सेट नंबर 6 आपका समाप्त होगा, सेट नंबर 7 देख लेते हैं, ठीक है ना। सेट नंबर 7 का 5वां क्वेश्चन का क, 5वें क्वेश्चन का जो क है सेम टू सेम माध्य ज्ञात करना है, नहीं बताएंगे। आप लोग बोलेंगे तो इसको अलग लेक्चर में माध्य हम रख देंगे, अलग लेक्चर में माध्य रखेंगे, ओनली माध्य का बात किया जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको लगभग 2-3 चक्कर बता चुके हैं, इसमें ज्यादा समय लगेगा, इसलिए माध्य वाले क्वेश्चन को नहीं बता रहे हैं। आप लोग बोलेंगे तो इसका अलग एक लेक्चर रख देंगे, वहां से माध्य वाला क्लियर कर लीजिएगा। बहुलक, माध्य और माध्यिका, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, 3 लेक्चर इसका अलग अलग देंगे, पहले अंशाल पेपर 2022 का समाप्त हो जाए, उसके बाद से अपने तरफ से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको बताएंगे, पहले माध्य और माध्यिका और बहुलक बताकर। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है गया नंबर क्वेश्चन 7x - 2y बाई में x, y सॉरी इंटू है और इक्वल में 5, और दिया है क्या है 8x + 7y बाई में x × y इक्वल में 15। कितना दिया है, कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण को हल कीजिए। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, कैसे हल करोगे, एक्स वाई को उधर 5 में गुणा कर देंगे, तीसरे गुणा कर दोगे, बहुत सही। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 7x - 2y इक्वल में 5xy, ठीक है। और यहाँ से आपका हो जाएगा 8x + 7y इक्वल में 15xy। कितना हो गया, दोनों पक्षों में एक्स वाई, दोनों पक्षों में xy से भाग करने पर, क्योंकि दोनों पक्षों में xy से भाग देने पर, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी लिखेंगे, दोनों पक्षों में, ठीक है, भाग दोनों पक्षों में xy से, ठीक है ना, xy से भाग
देने पर। सही है निखिल। तो यहाँ पर जब एक्स वाई से भाग करेंगे तो 7x, एक मिनट यह चल नहीं रहा है, 7x आपस में हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है, माइनस 2y, वाई हो जाएगा एक्स वाई इक्वल 5, एक्स वाई वाई में एक्स वाई। सही है निखिल। 8x अपन में एक्स वाई प्लस 7y अपन में एक्स वाई, 15x वाई वाई में एक्स वाई, एक्स वाई को काटेगा, यहाँ से y, यहाँ से y कटेगा, यहाँ से x पे कटेगा, एक्स वाई 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 एक्स यानी 7 अपन में y माइनस 2 अपन में x इक्वल में 5 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से क्या हो जाएगा 8 अपन में y प्लस 7 अपन में x इक्वल में 15। सही है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मान कर लगाओगे तो और अच्छा रहेगा। मान कर लगाने का मतलब यह कि हम लोग मान लेते हैं, माना देखो आप लोग इस वाले पद को बराबर कर सकते हो, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं 2 से गुणा, ठीक है, इसमें 7 से गुणा कर देते हैं तो आपका यह दोनों पद कट जाएगा। लेकिन ऐसे करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलतियां हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं माना 1/x इक्वल में क्या मान लेते हैं a मान लेते हैं, ठीक है, और 1/y इक्वल में b मान लेते हैं। ऐसे लगाओगे तो गलती नहीं होगा। तो लगाते हैं यहाँ पर, यानी कि 1/x के जगह पे a रखेंगे तो और 1/y के जगह पे b, तो यहाँ 7 हो गया, ठीक है, और 1/y के जगह पे b 7b माइनस 2a इक्वल में 5, ठीक है, हो गया। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1, ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 3 और इसको मान लेते हैं, यह हमारा हो जाएगा 8b, ठीक है, और प्लस 7a इक्वल में 15। यह मान लेते हैं समीकरण 4। समीकरण 3 में लिखेंगे, समीकरण 3 में किससे 4, समीकरण 3 में 7 से गुणा कर दो, समीकरण 3 में 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है, और 7 से और समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर जब गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 49b, ठीक है, माइनस 7 दूना 14 हो जाएगा, 14a इक्वल में 10 इक्वल में 7 से गुणा करेंगे, इसमें भी 7 35, ठीक है। पुनः हम 2 का गुणा कराएंगे इस वाले समीकरण में, 8 दूना 16 b प्लस 7 दूना 14 a इक्वल में 15 दूना 30। जोड़ने पर यहाँ से मान लेते हैं समीकरण हमारा 5 मिल गया, यहाँ से समीकरण 6 मिल गया। जोड़ने पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। क्वेश्चन बड़ा है इसीलिए 4 नंबर में दिया गया है। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका कट जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा 15 और 4 1 5 1 कितना होगा 65 होगा। 65 भी इक्वल में, तेजी मत करो, 65 भी इक्वल में कितना हो जाएगा 65, ठीक है। तो b इक्वल में 1, ठीक है। b का मान समीकरण हम या तो इन दोनों में या तो इन दोनों में किसी में भी रख सकते हैं। तो b बराबर 1 समीकरण 3 में रख देते हैं, ठीक है, समीकरण 3 में किसी में भी रख सकते हो। 3 में रखेंगे तो यानी कि 7 गुणे 1 माइनस 2a इक्वल में 5, ठीक है।
यानी कि -2a इक्वल में 5 - 7, यानी कि 2a इक्वल में कितना हो जाएगा आपका -2, यानी कि a इक्वल में कितना हो जाएगा 1, a इक्वल में हो जाएगा आपका 1, या माइनस इस माइनस से कट जाएगा, यानी कि a बराबर में हमारा 1 हो गया। दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा है, यानी कि a बराबर में कितना हो जाएगा आपका 1। लेकिन हमें तो a और b का मान तो चाहिए नहीं, हमारा जो क्वेश्चन है x और y के पद में है दिवाकर, हमारा जो क्वेश्चन है किस में है x और y के पद में है, तो हमारा जो आंसर भी होगा वह x और y के पद में होगा। तो a और b का मान हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 में रख देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और 2 में रखते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा a बराबर 1 और b बराबर 1 समीकरण 1 व 2 में, ठीक है। 2 में रखेंगे तो 1 अपान में x इक्वल में कितना है a है, a के जगह पे कितना है 1, ठीक है। जब त्रियक गुणा कराएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पर 1 अपान में y इक्वल में क्या है आपका b है, -y है -1 कहाँ पर 1 अपान y इक्वल में क्या b के जगह पे 1, त्रियक गुणा करेंगे तो y बराबर में कितना हो जाएगा 1, x और y का जो मान आएगा आपका 1 ही आएगा। अब देखते हैं क्या हमारा जो आंसर है वह सही है कि नहीं। पता नहीं जो क्वेश्चन आप लोग लगाए हैं सही लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, हमें तो नहीं पता, ठीक है। लेकिन पता कैसे करें तो और हम लोग पता कैसे करेंगे x और y का मान या तो इन दोनों समीकरण में रख लो, या तो आप लोग क्या करो कहाँ गया यहाँ पर, ठीक है ना, इसमें रख लो या इसमें रख लो, सही है। या तो इसमें रख लो नहीं तो इसमें रख लो, किसी में भी रख सकते हो। हम गलती किए हैं क्या, समीकरण हमको इसको 1 मान लेना चाहिए था और इसको 2 मान लेना चाहिए था। 1 मिनट इसको रख कर देते हैं, इसको क्या करते हैं 3 मान लेते हैं और जिसको क्या मान लेते हैं 4 मान लेते हैं, अच्छा रहेगा। कितना हो गया और 1 2 हो गया 3 4 5। अब हम लोग क्या करते हैं समीकरण 3 में, यानी कि यहाँ से जो मिला है 5 में हमारा क्या मिला है समीकरण मान लेते हैं 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। समीकरण बनाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, 5, ठीक है ना। तो समीकरण 5 में और यहाँ पर समीकरण 6 में, और कहीं कुछ लिखे हैं समीकरण यानी कि कहाँ पे जोड़ने पर सही है यार, बना लेना। समीकरण कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और समीकरण यह कितना हो जाएगा, सॉरी यह 5 6, यह मान लेते हैं 7 और यह मान लेते हैं 8 हो गया। 8 समीकरण बना। समीकरण बनाने में दिक्कत नहीं होगा, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 3 मान लेते हैं, समीकरण 4 मान लेते हैं, समीकरण 5 मान लेते हैं, समीकरण 6 मान लेते हैं, और यहाँ से जो गुणा कराएंगे तो इससे कुछ समीकरण मिलेगा, ठीक है। तो इसको 7 मान लेते हैं, इसको 8 मान लेते हैं। उसके बाद से b बराबर 1 समीकरण 3 में, b बराबर 1 समीकरण 3 में, सॉरी 4 में, यही ना। b बराबर 1 समीकरण 3 में नहीं रखेंगे हम लोग, किस में रखेंगे 5 में रखेंगे, तो a का मान निकलेगा। b बराबर 1 समीकरण 5 में रखेंगे, 5 में रखे हैं तो a का मान निकला है। a बराबर b बराबर 1 समीकरण 4 में, समीकरण 4 3 और 4 में, ठीक है ना। 3 व 4 में, 3 और 4 में रखने पर हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं x और y का मान, मतलब आपका आंसर सही था, समीकरण बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, तो आप लोग किसी भी तरह से लगाते हो तो आंसर उतना ही जाएगा। x और y का मान हम लोग यहाँ पर रख कर जांच कर सकते हैं कि क्या हमारा x का मान और y का मान सही आया है कि नहीं आया है। हम देख लेते हैं उत्तरमाला में कितना दिया है, 1 का मान सही है ना। यह जो 1 और 1 दिया है यहाँ पर रखेंगे तो इसको जब हल करेंगे तो 5 के बराबर में आएगा। इसको जब हल करेंगे तो 15 के बराबर में आएगा, ठीक है ना। 1 गुणे 1 होगा 1, 1 गुणे 1 होगा 1, ठीक है ना। यानी कि हर में
नो चेंज, उसको लिखे या ना लिखे। यहाँ पर लिखेंगे 7 हो जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, यहाँ 8 प्लस 7 करेंगे तो 15। दिमाग में ही कैलकुलेशन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, कहा गया, देखो उस दिन बताए थे हम कि, एक बार बताते हैं हम बोले थे उस दिन कि अब आ जाएगा तो नहीं बताएंगे, ऐसा क्वेश्चन बताने से कोई फायदा नहीं है। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं और थोड़ा बहुत और समझा देते हैं इसके बारे में। जब तक खुद के प्रयास नहीं करोगे तो नहीं लगेगा, बस अंक बदला रहता है मैथ में, क्वेश्चन वही रहते हैं। अब दिया है त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, ठीक है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। BC बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर मान लेते हैं यह 6 सेंटीमीटर का है, मान लेते हैं यह B है यह C है, ठीक है। BC बराबर का 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, जो कोण B होगा आपका 75 अंश का होगा, जो कोण B होगा हमारा कितना अंश का होगा, 75 अंश का होगा। इसको बना लेंगे प्रकार, सॉरी 45 दिया है, 75 बोले हैं, कितना क्या हमारा है 45 का है, ठीक है। कोण कितना का है 45 का है, और AB बराबर में कितना दिया है, AB बराबर में 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, यह हमारा A है बिंदु है, और इसको मिला देंगे, ठीक है। AB बराबर में 3 सेंटीमीटर का ही होगा। यह काम हम रफ का किए हैं, लेकिन कैसे बनेगा एक बार और बता देते हैं। सर्वप्रथम BC एक रेखा 6 सेंटीमीटर का खींचेंगे पटरी और प्रकार की सहायता से। B को केंद्र मानकर 45 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक है। B को केंद्र मानकर 45 अंश का कोण, प्रकार की सहायता से 45 अंश का कोण बना लेते हो, 45 अंश का कोण बनाएंगे। उसके बाद से पटरी की सहायता से 3 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे, जहां पर मिले मान लेते हैं A बिंदु है, A बिंदु को C से मिला देंगे। यह एक त्रिभुज की रचना हो गया 45 अंश के कोण का, जिसका 2 भुजा हमको पता है, इस भुजा का नहीं पता है, तो यह भुजा जब बनाओगे तो ऑटोमेटिक पता चलेगा कि यह कितना का है। लेकिन हमें यह नहीं ज्ञात करना। अगला आगे क्या दिया है, एक समरूप त्रिभुज A'BC' की रचना कीजिए, जिसकी संगत भुजा ABC की भुजाओं की 3/4 ठीक है, 3/4 हो। रचना के संक्षेप में लिखिए, रचना को संक्षेप में लिखिए। उस दिन बताए थे ना, आपका दिया था क्या 4/3 दिया था, तो पहले इसको बताए थे, उसके बाद से हम लोग क्या सीखे थे 3/4 इसको सीखेंगे। पहले इसको सीखे थे कल के लेक्चर में, उसके बाद से इसको सीखे थे। हम जानते थे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आ गया। लेकिन आपका जो गुना वाला क्वेश्चन है, इसको 5/8 भी दे सकता है, ठीक है ना। लेकिन हमें कुछ भी दे तो हमें यह देखना है कि आपका जो हर है वह बड़ा है कि छोटा है। यदि हर बड़ा रहेगा तो नोट में लिखवा दें, यदि हर बड़ा रहेगा तो जो आपका त्रिभुज बनेगा त्रिभुज के अंदर बनेगा, जो समरूप त्रिभुज बनेगा त्रिभुज के अंदर बनेगा, और यदि हर छोटा है तो त्रिभुज के बाहर बनेगा। कैसे बनेगा इसको जान लेते हैं। कितना दिया है, हम किस पर बनाए, इन दोनों पे बता दिए हैं, ठीक है ना। इन दोनों बता देते 5 कितना दिए थे 8 दिए थे, एग्जाम्पल में यही लिए थे 5/8 को जांच करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 20 से एक न्यून कोण की रचना करेंगे, ठीक है ना। B से एक न्यून कोण की रचना करेंगे, रचना करते हैं। जो सबसे बड़ा रहेगा उतना खंड काटना है, जो सबसे बड़ा रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 खंड काटना है। यह हमारा B8 हो गया। उसके बाद से A5 चाहिए, सॉरी B5 चाहिए, क्योंकि 5 बचाना है। 1 2 3 4 5 B5 ऐसे ऐसा नंबरिंग कर सकते हो, हम बस समझा रहे हैं। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, B को C से मिला देंगे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। पुनः हम लोग क्या करेंगे B5 को
B5 को इसके समांतर हम लोग ऐसे मिला देंगे। लेकिन उस दिन बताए थे कि कहीं बीचवा में मोटा या पतला हो जाता है खींचने से इस तरह समांतर, तो हम लोग कैसे जांच करते हैं, इसको केंद्र मानकर, ठीक है, इसको केंद्र मानकर एक चाप काटा, ठीक है, पुनः B5 को केंद्र मानकर एक चाप काटा और इन चाप की लंबाई को नाप लेते हैं और यहाँ पर काट देते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, पुनः बता देंगे। लेकिन हम यह सोच कर चल रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद से C से केंद्र मानकर एक चाप काटेंगे। उसके बाद से मान लेते हैं यहाँ हमारा C' है, इससे हम केंद्र मानकर एक चाप काटेंगे और इस चाप की लंबाई को माप कर यहाँ पर काट देंगे और AC के समांतर इसको हम मिला देंगे। AC के समांतर इसको हम मिला देंगे, जो AB आपका होगा वो मान लेते हैं सीधा बनेगा। ठीक है ना, ये हमारा A हो गया, ये हमारा A' हो गया। कुछ हद तक सही है कि नहीं है? सही। बस रफ कार के लिए बताएं, ज्यादा समय नहीं लिया इस पर, नहीं ज्यादा समय लेते तो कम से कम 8 मिनट लगता। यह दोनों बता दिए थे। इसी टाइप का क्वेश्चन यह जो क्वेश्चन है यही आया था, लेकिन हम 5/8 को लेकर लगाए हैं। समझ में आया है? रासायनिक पद कल के लेक्चर में अच्छे से बताए हैं, यदि नहीं देखे हैं तो आप लोग एक बार जाकर जरूर देखें ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगला क्या दिया है, 7 सेमी भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोलाकार बनाया जाता है। छीली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार पढ़ते हैं और उसके बाद से आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। दिया है 7 सेमी भुजा के एक ठोस लकड़ी जो किसके रूप में है, घन के रूप में है। 7 सेंटीमीटर का है एक घन, 7 सेंटीमीटर का है एक क्या है हमारा घन है। तो घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, प्रत्येक भुजा यानी कि A यानी कि बराबर होती है। घन के प्रत्येक भुजा बराबर होती है, जो 7 सेमी भुजा के दिया है, यानी प्रत्येक भुजा अपना कितना का होगा, 7 सेंटीमीटर का होगा। लकड़ी के एक घन को छीलकर, यानी कि इसको हमको काटा जाता है, यानी कि इसका आयतन ही है, इसको काटा जाता है या गलाया जाता है या कुछ भी किया जाता है, यानी कि आयतन का बात किया है, आयतन का बात किया है, तो महत्तम गोला में बदला जाता है। इसको बनाकर यानी कि इसको काट कर हमें किसके रूप में बनाना है, गोला के रूप में बनाना है। तो छीली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है, छीली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। ठीक है, महत्तम गोला बनाया जाता है। छीली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे छीली हुई लकड़ी का आयतन, छीली हुई लकड़ी का आयतन कैसे ज्ञात होगा, नहीं पता है? यह घन का आयतन हो गया। ठीक है, घन के आयतन और गोले के आयतन से हम लोग क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। ठीक है, तो यह जितना घन का आयतन होगा उतना ही हमारा गोले का आयतन होगा। गोले का आयतन बराबर होगा, आयतन आपका बराबर होगा, लेकिन आकार चेंजिंग हो रहा है। यह घन में था, ठीक में घन, यह घन में था और यह किस में हो रहा है, गोला में, गोला में। तो यह क्वेश्चन नहीं कहा है कि गोले की लंबाई चाहे चौड़ाई चाहे कुछ भी नहीं बात किया है। ठीक है, लेकिन हमें यह कह रहा है क्वेश्चन में, बस घुमाया क्या है कि छिलके का आयतन यानी कि किसी का भी आयतन ज्ञात करना है। छिलके का आयतन यानी कि घन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं तो छिलके का आयतन हो जाएगा। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, एक का क्यूब, एक का क्यूब यानी कि 7 का वर्ग हो जाएगा, 7 × 7 × 7। ठीक है, कितना होगा, 7 × 7 = 49। ठीक है, × 7, 9 × 7 = 63। ठीक है, 9 × 7 = 63 को 3 हाथ में 6 और 7 चौको 28, 28 6 कितना हो जाएगा, 28 से 34, 34। इतना ही दिया जाएगा आंसर। घय का 5 का घय, 5 का घय 490/3 सेंटीमीटर।
7 सेमी भुजा के एक जो दिया है 7 सेमी भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छिलके का महत्तम गोला बनाया जाता है। छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो घनाभ के आयतन में से गोला का आयतन माइनस कर दीजिए। तो इसको छील कर हमको बनाया जाता है। 1/3 का नाम लिया है क्या? यानी कि घनाभ का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन इक्वल में गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है ना। गोले का आयतन तो घन का आयतन ए का क्यूब और इसका 4/3 पाई आर क्यूब दोनों के बराबर होंगे। यह मान पता है, यह मान तो हमारा पता है। इस मान को हमें ज्ञात करना है। आर का मान नहीं ज्ञात करना, ठीक है। इसको बाद में बताते हैं, समझ में नहीं आ रहा है जिस समय दिमाग पर नहीं चढ़ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बाद में बताते हैं, इस पर चर्चा बात कल करते हैं। गलत नहीं बताएंगे, गलत बताने का कोई चांस ही नहीं है। यदि हमें लगता है कि हमें नहीं आ रहा है तो इसको नहीं बताएंगे, कल बता देंगे। दिमाग पर नहीं चढ़ रहा है, क्या कहना चाह रहा है, इसको रहने देते हैं, कल बताएंगे इसको। सेट नंबर 8 का देख लेते हैं। सेट नंबर 8 का 5वां क्वेश्चन का कै। सेट नंबर 8 का जो 5वां का कै है इसको हम कल बताएंगे, यानी इसको भी कल बताएंगे। और यह क्वेश्चन जो है दिया क्या है, दिया है √3x² माइनस 11x प्लस 8 √3 इक्वल में 0। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। और क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यह लगा लोगे, अभी बता रहे हैं, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 4.2 सेमी त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन अच्छा ही क्वेश्चन है। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर, ठीक है, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस में बदला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, गोले के आयतन, ठीक है, गोले के आयतन इक्वल में बेलन का आयतन रख देते हैं। गोले का आयतन इक्वल में बेलन का आयतन रख देते हैं, तो हमें वहां से ऊंचाई निकल जाएगा। पहले इसको लगा लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसका और इसका गुणा कराते हैं, ठीक है, इसका और इसका गुणा कराते हैं और बीच वाला पद लाने का कोशिश करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8×24 8 हो गया और करीब 3 और करीब 3 1 किलो हो गया, 8×24 हो गया, ठीक है। अब गुणा करें कि हमारा 24 हो और जोड़े घटाएं कि 11 हो, तो कैसे होगा, 12 × 24, 12 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। नहीं बैठे रहा है, तो 24 का आभार गुणनखंड कर लो। 8×24 8×24 8 प्लस 3 बराबर 11, ठीक है। √3x² माइनस 8x माइनस 3x प्लस 8 √3 इक्वल में 0, सही है। 8×24 8 और प्लस 3 इक्वल में कितना हो जाएगा, 11, यानी कि -8x और -3x को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। √3x²। अब हम लोग यहाँ से क्या करें, यहाँ से क्या कर सकते हो, पहले मान लेते हैं √3x² है, ठीक है, -3x लिख सकते हैं और -8x प्लस 8 √3 भी लिख सकते हैं, या अब अंडर में इन दोनों में से √3 कामन हो जाएगा, x कामन हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे √3 एक कामन हो गया है, √3 बहुत सही।
माइनस यहाँ पर कॉमन करेंगे और 8 कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे x बचा और यहाँ प्लस सॉरी माइनस है, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस और 8 कॉमन हो गया है, बचेगा 3। बहुत आसान क्वेश्चन था। x माइनस अंडर रूट में 3 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में अंडर रूट में 3 x माइनस 8 इक्वल में 0। एक बार x माइनस अंडर रूट में 3 इक्वल में 0 एक बार ले लेते हैं और अंडर रूट में 3 x माइनस 8 इक्वल में 0 एक बार ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारा जो x का मान आएगा अंडर रूट में 3 मिलेगा, ठीक है। x बराबर अंडर रूट में 3 मिलेगा और यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा हमारा 8 बट्टे में अंडर रूट में 3 यह मिलेगा। देख लेते हैं दिया क्या है आंसर, आंसर कितना दिया है, दिया है 6 का, 5वां का है ना, हाँ कहाँ गया 3 और 8 बटे अंडर रूट में 3 सही है। इसको रब कर दें, बहुत सारा क्वेश्चन था, बस इसका पूरा इसमें करना था, बस 4 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन करनी लगा दिया है, ठीक है। करनी वाले से डरो मत, नहीं समझ में आया होगा तो बता देना। आपका अगला क्वेश्चन दिया है 4.2 सेमी त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को, ठीक है। अब दिया है, मान लेते हैं एक गोला है जिसकी जो त्रिज्या है आपका 4.2 सेंटीमीटर का है। इस गोले को पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस बेलर बनाया जाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बेलर बनाते हैं जिसकी जो त्रिज्या है हमारा कितना है 6, त्रिज्या कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 6 सेंटीमीटर है। इतना समझ आ रहा है। यह हमारा गोला है, चित्र अच्छे से नहीं बनाए हैं, चित्र समझ आ रहा है। और यह बेलन है, यह हमारा गोला है, 4.2 सेंटीमीटर का है और यह 6 सेंटीमीटर का है। इसको गलाकर हमारा एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो अगला क्वेश्चन था सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन था, लेकिन उसको यह नहीं बोला है कि किसके रूप में बदला जाता है, थोड़ा सा दिक्कत है, कल बता देंगे उसको। तो यह गोले का आयतन इक्वल में हो जाएगा बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा और 4/3 आर का मान इसके लिए कितना है 4.2 का क्यूब इक्वल में इस आर का मान कितना है 6 का वर्ग, ठीक है, इंटू एच। हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 4 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 हो जाएगा 4.2। नीचे कितना हो जाएगा आपका 3। यह किस में है गुणा में, इधर आएगा तो भाग, तो 6 गुणे 6 इक्वल में हमें बस एच का मान चाहिए। तो एच बराबर में कितना हो जाएगा, देखिएगा इसको काटते हैं 3 से, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 चौको 12 3 एकम 3 और 3 चौको 12, यानी कि हमारा बच्चा क्या 4 गुणे 1.7 3 चौको 12 4 बार में गया है ना, गुणे 42 है आपका, ठीक है, यानी कि 4.2 है तो 6 36 6 7 42 है, यानी कि 0.7 भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाकर 10 को हटा देंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही काम, ठीक है, यहाँ पर भी वही काम, तो 0.7 नीचे वाला पर पूरा कट गया। तो एच बराबर में 4 गुणे 1.4, इसका गुणा कराएंगे तो 7 7 49 होगा, कितना होगा 49 होगा,
7 7 49, लेकिन 10 कितने अंक के बाद 2 अंक के बाद 1 और 2, तो हो जाएगा 2। कितना हो गया? हम लोग क्या करते हैं, अब दशमलव को भूल जाओ, ठीक है। 14 गुणे 49 कर लेते हैं, ठीक है। 14 गुणे 49 कर लेते हैं, बाद में दशमलव लगा लेंगे, तो हो जाएगा 9 चौको 36, 36 को 6 3 और 9 कम 9 और 9 3 12, 4 चौको 16 और 4 एकम 4 एक 5, 6 तो 8 और 5 एक 6, लेकिन दशमलव कितने अंक के बाद? 2 अंक यहाँ पर है, 1 अंक यहाँ पर है, 3 अंक के बाद यानी कि यहाँ पर। तो h बराबर में 4 गुणे पॉइंट यानी 0.686, अब 4 से गुणा करा दो तो हो जाएगा आपका 6 चौको 24 को 4, 8 चौको 32 2 34 को 4 और 6 चौको 24 और 24 3 27, लेकिन दशमलव कितने अंक के बाद? 3 अंक के बाद, ठीक है। यह जो है सेंटीमीटर में जाएगा। 2.7 दिया है क्या आंसर? 2.74 सही है, 744। यही आपका आखिरी क्वेश्चन था। और गैर नंबर जो क्वेश्चन है यह भी नहीं बताएंगे क्योंकि माध्य का क्वेश्चन है। हम आप लोग से बार बार बोल रहे हैं, यदि माध्य का क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, इसका अलग एक बार लेक्चर बना देंगे, वहां से इसका निचोड़ आपको बता देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। समय यह लगेगा बस कैलकुलेशन करना है, यदि कैलकुलेशन जानते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग लगा सकते हैं। तो सेट नंबर 8 इसी तरह से समाप्त होगा। और सेट नंबर 8 का 5 तक का हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए, एक से एक लेकर सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 8 तक हम लोग 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब हम लोग 6 और 7 क्वेश्चन को यानी कि 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं, सेट 1 से लेकर सेट 8 तक। तो 2 टाइप यानी कि 6 8 हो रहा है ना, 8 दूना 16 लेक्चर में इसको समाप्त कर देंगे। 16 लेक्चर में समाप्त कर देंगे, यानी कि पेपर से पहले ही इसको समाप्त कर देंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।